सर जी, सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल का फॉर्मेट। सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल का फॉर्मेट याद रखें। सबसे पहले आपने वर्किंग करनी है आउटपुट टैक्स की। आउटपुट टैक्स की वर्किंग में नॉर्मली क्या चीजें होती हैं? आप रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया, अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया, सेल्स टैक्स रिटर्न या कुछ मजीद एडजस्टमेंट करने के बाद 18% के हिसाब से सेल्स टैक्स। हाँ, बाज़ ऐसे होता है कि कुछ सप्लाईज ऐसी भी होती हैं, कुछ सप्लाईज ऐसी भी होती हैं जिन पर 25% टैक्स लगना होता है। तो हम करते ये हैं कि टोटल सप्लाईज को कैलकुलेट करते वक्त सारी सप्लाईज यहाँ पर लिख देते हैं, 18% वाली भी और 25% वाली भी। फिर उसके बाद टैक्स एट द रेट ऑफ 18% कर देते हैं और फिर टैक्स एट द रेट ऑफ 25% कर देते हैं। और फिर इन दोनों को टोटल करेंगे तो ये आउटपुट टैक्स आएगा। उसके बाद इनपुट टैक्स की वर्किंग होती है। रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया, इसमें एडजस्टमेंट की, ये टोटल। अब इसके अंदर दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि आपने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज किया, वो वाली फिगर लेनी है, और जो रजिस्टर्ड नहीं था वो वाली फिगर तो लेनी भी नहीं। एग्जाम्प्ट परचेज की वो वाली फिगर भी इग्नोर करनी है। एडजस्टमेंट्स जो हैं वो आप आपने इनकॉर्पोरेट करके वैल्यू निकाल ली। यहां पर भी कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिस पर 25% टैक्स लगना, और कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जिस पर 18% टैक्स लगना। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आपने टैक्स एट द रेट ऑफ 18% भी करना है, और फिर टैक्स एट द रेट ऑफ 25% भी करना है, और फिर ये वाली टोटल फिगर लेनी है। बाज़ औक़ात वो सवाल में आपको ये कह देता है कि 3 माह पुरानी इनवॉइस थी जिसका इनपुट टैक्स क्लेम नहीं हुआ, अगर वो इनवॉइस की बात करें तो उसे इधर ऐड करें। लेकिन अगर वो ये कह दे कि 3 माह पुरानी इनवॉइस पे सेल्स टैक्स इतना था जिसको आप क्लेम नहीं कर सके, तो अगर टैक्स की बात है तो फिर उसे यहां पर ऐड करें। या मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? ये मैं पास पेपर की जबान बोल रहा हूं। आउटपुट टैक्स की एडजस्टमेंट भी हो गई, इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट भी हो गई, नीचे आ गई हमारी प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट। प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट का मामला सीधा होता है, जितनी प्राइस है उस पर लेकर 18% टैक्स लगा। तो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट में तो मुश्किल नहीं। जब आप सवाल कर रहे होते हैं, आपने सबसे पहले ये वाली 3 वर्किंग्स करनी है, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होती है। उसके बाद जब आप देखते हैं कि सप्लाईज मोर देन वन है, यानी इनपुट टैक्स मुश्तरका है, इनपुट टैक्स इकट्ठा है, परचेजेस इकट्ठी हैं, और कुछ सप्लाईज टैक्सेबल हैं, कुछ एग्जेम्प्ट हैं, कुछ जीरो रेटेड हैं, या कुछ सप्लाईज सप्लाईज टैक्सेबल जीरो रेटेड हैं, या कुछ सप्लाईज एग्जेम्प्ट और जीरो रेटेड है, यानी एक से ज्यादा टाइप की सप्लाईज हैं, और परचेजेस मुश्तरका हैं। तो फिर आप जो है वो अपॉर्शनमेंट की वर्किंग करते हैं, और ये आपका दूसरा काम होता है। पहला स्टेप होता है आपका इनपुट आउटपुट को कैलकुलेट करना। दूसरा काम होता है अपॉर्शनमेंट देखना, जरूरत है या नहीं। अगर जरूरत हो तो फिर आप अपॉर्शनमेंट करते हैं। जनाब, आपने करना क्या है? टैक्सेबल लिया, एग्जाम लिया, जीरो रेटेड लिया, टोटल लिया, यहां पर वैल्यू ऑफ सप्लाईज ले ली। ये वाली जो फाइनल सप्लाईज की वर्किंग होती है, याद रखिएगा, यहां पर जो आप सप्लाईज लेते हैं ये आउटपुट टैक्स नहीं है सर। सर ये वैल्यू ऑफ सप्लाईज है। ये आउटपुट टैक्स नहीं, ये वैल्यू ऑफ सप्लाईज। और याद रखिएगा ये एडजस्टेड वैल्यू होती है, यानी ये वाली फिगर जो सप्लाईज वाली फिगर है ये यहां पर प्लेस होती है।
और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि वो कह देता है कि जी हाँ, इसने जीरो रेटेड के तौर पे इसको लिया हुआ है जबकि ये टैक्सेबल है। तो जीरो रेटेड वो वाली चीजें एडजस्ट करने के बाद जीरो रेटेड वाली जो सप्लाई आएंगी ये एडजस्टेड वैल्यू होगी, मैं बार बार कह रहा हूँ एडजस्टेड वैल्यू होगी, और ये फाइनल आ जाए। फिर उसके बाद आपने करना ये होता है कि ये टोटल सप्लाई, ये इनपुट टैक्स की टोटल की फिगर उठाई और ये प्लेस कर दी आपने यहां पर, ये ऐसे है। और फिर इन एडजस्टेड वैल्यूज की बेस पर पोर्शन कर दिए। और फिर उसके बाद देखना होता है आपने ये वाली वैल्यू प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट की, और इसको प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट के बारे में वो आम तौर पे ही बता देता है कि ये वाली जो प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट है ये सिर्फ टैक्सेबल के लिए इस्तेमाल हो रही है, या सिर्फ जीरो रेट के लिए इस्तेमाल हो रही है, या सिर्फ टैक्सेबल जीरो रेट के लिए इस्तेमाल हो रही है, या अगर वो कुछ नहीं कहता तो अंडरस्टूड है कि तीनों के लिए इस्तेमाल हो रही। बहरहाल जिस तरह वो आपको कहेगा उस बेस पर आपने पोर्शन करना है। अगर वो टैक्सेबल और जीरो रेटेड कह रहा है तो फिर आपने इन दोनों में पोर्शन करना है, तीनों में पोर्शन नहीं करना। सर ये अपोर्शनमेंट की हमारी बात थी, जो हमारा दूसरा पहलू था। अच्छा, जब आप ये कर चुके होते हैं तो फिर उसके बाद आपका अगला स्टेप होता है कि आप फॉर्मेट के मुताबिक फॉर्मेट में चीजें डाल दें। ये देखिएगा सर, ये वाली फिगर आपने तो टैक्स निकाला जो, इस फिगर को उठाकर आप यहां पर ले गए तो ये आपका बन गया टोटल आउटपुट टैक्स। ये ब्रॉड फॉरवर्ड आम तौर पे सवाल में गिवन होता है। ये फॉर द पीरियड कहां से आता है सर, ये टैक्सेबल वाला हिस्सा है, इसको फॉर द पीरियड पर ले जाइए। तो इसको ब्रॉड फॉरवर्ड और फॉर द पीरियड इसको टोटल कर देंगे, और इसको टोटल कर दिया, फिर 90% ऑफ आउटपुट के साथ क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया। अगर ये ब्रॉडफोर्ड और फोर्थ द पीरियड यानी ये वाला लोअर होगा तो फिर हम एज इट इज इसको यहां पर लिख देंगे। लेकिन अगर 90% वाला लोअर होगा तो हम फौरी तौर पर नीचे जाएंगे और कैरेड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट करेंगे। कैरेड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट करेंगे, यानी 90% ऑफ आउटपुट माइनस, माइनस क्या करना है, ये दोनों फिगर्स, यानी एक मिनट मैं एक काम करता हूँ, मैंने उल्टा बोल दिए, पहले मैं वो लिख देता हूँ। ये वाली जो दोनों फिगर्स का टोटल है दिस माइनस 90% ऑफ आउटपुट दिस, इसको लेस करेंगे तो ये आ जाएगा कैरेड फॉरवर्ड इनपुट टैक्स। अच्छा जनाब, ये तो काम हो गया। उसके बाद आ जाए इनपुट टैक्स ऑन फिक्स एसेट, ये वाली फिगर उठाएंगे और ये यहां। अब आपने यहां पर देख लेना है, अगर आंसर हुआ पॉजिटिव तो फर्दर टैक्स डाला, उसके नीचे और सेल्स टैक्स पेबल निकाल लिए। और अगर आंसर यहां पर नेगेटिव आ गया तो यहीं पे ही आपने क्या कर लेना है, सेल्स टैक्स रिफंडेबल कैलकुलेट।
और फिर फर्दर टैक्स एट द रेट ऑफ 4% नीचे लेके आना है। आपको बताता चलूं कि फर्दर टैक्स के हवाले से भी काफी एडजस्टमेंट आ जाती हैं, और वो कह रहे थे मुख्तलिफ आइटम्स के बारे में कि ये एंड कंज्यूमर को बेची है, थर्ड स्केड्यूल आइटम था, तो उस केस में उन आइटम्स पर फर्दर टैक्स नहीं लगता। आपको बताता चलूं कॉटेज इंडस्ट्री को अगर आप कोई चीज बेचते हैं तो फर्दर टैक्स नहीं लगता, क्योंकि वो लायबल टू बी रजिस्टर्ड नहीं होती। अच्छा जनाब, ये फर्दर टैक्स आ गया। फिर इनपुट टैक्स कैरेड फॉरवर्ड, ये वाली फिगर आ गई। और फिर उसके बाद एक्सपोर्ट रिफंडेबल। ये एक्सपोर्ट रिफंडेबल कहाँ से आता है? सर ये दो फिगर्स होती हैं, दिस प्लस दिस, इन दोनों को जमा करेंगे और ये वाली फिगर उठाकर यहां पर लेंगे। सर जी, ये सेल्स टैक्स का पूरा क्रक्स था जो आपके साथ डिस्कस किए। एक बार जल्दी से इसको देख लीजिए, जल्दी से इसको देख लीजिए। इसको नोट कर लीजिए और मुझे एक बार फीडबैक दे दीजिए कि भाई क्या अच्छे से समझ आ गया। क्या अच्छे से समझ आ गया? तो मैंने बंद कर दी मेरी बस। ले सर, अब हमारा टाइम हो गया है। सर जो क्वेश्चन में मशीनरी फॉर टैक्सेबल और जीरो रेट लिया होता है उसको पोर्शनमेंट का बता दें। अगर उसने आपको वाजे बता दिया कि क्वेश्चन मशीनरी के अंदर कुछ टैक्सेबल और कुछ जीरो रेटेड है, या मशीनरी टैक्सेबल और जीरो रेटेड के लिए इस्तेमाल हुई, तो फिर उन दो के दरमियान में पोर्शन होना है सिर्फ, फिर तीनों में पोर्शन नहीं होना। सर लोअर ऑफ 90% और एक्चुअल में ब्रॉड फॉरवर्ड इंक्लूडेड होता है? जी बिल्कुल। एक्चुअल के अंदर ब्रॉड फॉरवर्ड शामिल होता है, क्योंकि उसने लॉ में खास तौर पे लिखा हुआ है कि जो ब्रॉड फॉरवर्ड होगा उसके अगले साल का एक्चुअल समझा जाएगा। सर जी,
मैं अब चल रहा हूँ लेटर सडन के न्यूमेरिकल की तरफ।